Probably I forgot. Anyway, thank you for that. वो अपने पास रहेगा, इमरजेंसी में काम आएगा. Anyway, so work done by important force is this, और ये अभी तक recap किया था. Nothing new. Then work done by this gravity. और किस फ्रेम से डिपेंड करता है वो फ्रेम्स आप जानते हो. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो. तो जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो भी हम लोगों ने पढ़ा. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आपने देखा था, दिस इज गोइंग टू प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एज लॉन्ग एज कि वो मेन पोजीशन से चलता है या फिर मेन पोजीशन पे जाता है. अदरवाइज एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस अकॉर्डिंगली लगाएंगे. इस पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हो जो भी है वो रिवाइज करना हो तो आप बोलेंगे. अब बोलेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को बताता, फिर उससे एनर्जी वाले टर्म पे चलता. वर्क डन हो गया, फिर अपना, फिर एनर्जी, फिर पावर. लास्ट क्लास में आपने एग्जांपल किया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन का. तो आपने देखा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है. तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ. ये इनफैक्ट एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ था कि लेट से ये ए पार्टिकल है, ए लोकेशन है, और ये बी लोकेशन है. आप एक पार्टिकल को ए से बी ले जाते हो, तो पहले ए से सी लेके जाते हो, फिर सी से उसको बी पे ले जाते हो. अनदर टाइम्स यू डायरेक्टली टेक ए टू बी, एंड अनदर टाइम यू टेक इट मे बी लाइक समवेयर एट दिस लोकेशन एंड देन दिस लोकेशन. और ये ग्रेविटी आपका डाउन साइड एक्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी. मतलब ये हॉरिजॉन्टल से आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो. जो ए से सी के होकर के भी जाना, ए से डी होकर के भी जाना, और ए से डायरेक्टली भी जाना. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम्ड था, इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन थ्री पाथ्स आर, W1 वर्क डन होता है जब हम ए से सी से बी जाते हैं. W2 वर्क डन करता है जब हम ए से डायरेक्टली बी जाते हैं. और W3 ग्रेविटी का वर्क डन है जब हम ए से डी से होते हुए बी जाते हैं. क्वेश्चन था कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है. देन ऑप्शन ए था कुछ ऐसा कि W1 की वैल्यू बड़ी होगी W2 की वैल्यू से, W3 की वैल्यू सबसे छोटी होगी. बी ऑप्शन था कि W1 बड़ा होगा, फिर W3 आएगा और W2 सबसे छोटा होगा. सी ऑप्शन कुछ ऐसा हो सकता है कि W2 सबसे बड़ा हो, W3 सबसे बड़ा हो, फिर W2 हो, फिर W1 हो. और एक ऑप्शन होगा W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3. एग्जाम में भी आ चुका है, आईआईटी के एग्जाम में भी आ चुका है, और कई सारे एग्जाम में भी ऐसा आता है. सो एक पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को आप सी से बी ले जा रहे हो, ए से बी ले जा रहे हो, डी से ले जा रहे हो, और उनके वर्क डन को W1, W2, W3 बोला जा रहा है. सो व्हाट द रिलेशन हैव. सो आप देखते हो कि हम लोग ने ये पढ़ा था कि हमारा इनिशियल लेवल क्या है, फाइनल लेवल क्या है. और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव आएगा. ये हाइट पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. सो कंक्लूजन ये निकल के आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन एंड देयर गैप, वर्टिकल गैप. सो सभी का वर्क डन बराबर होगा और mgh के बराबर होगा. परफेक्ट. सो पॉइंट आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो.
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट, मीनिंग कोई भी पाथ से आप ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। था कि फ्रिक्शन का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें ए प्लस बी आया था, रिमेंबर कि ये ए था और ये बी था, कुछ ए प्लस बी आया था। अगर हम यहाँ से गए होते तो फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आती है, डायरेक्ट जाते तो ये डिस्टेंस आती है। सो कुछ फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, कुछ फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ होता है, और इसी को हम बेस बनाते हैं डिफाइन करने के लिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। सो ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है और ये भी एक स्टेटमेंट रहेगा। वो बोलेगा पाथ पर डिपेंड करता है, नहीं करता, तो आप बोलोगे नहीं करता है। कौन सा? ग्रेविटी। किस पर डिपेंड करता है? ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स डन। अगर आप यहाँ से लेकर के जाओगे तब भी वही वर्क डन होगा, आप यहाँ से लेकर के जाओगे तब भी वही वर्क डन होगा, आप कहीं से भी लेकर के जाओगे वर्क डन वही रहेगा। सो नो मैटर विच पाथ यू फॉलो, आंसर रिमेन्स सेम। हम लोग थ्योरी में आगे बढ़ाते हैं और कुछ हेडिंग डालते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कई बार एग्जाम में बोलता है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कौन सा नहीं, उसको आइडेंटिफाई करो। तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और कुछ कॉमन फोर्सेस है उनको याद भी रख सकते हैं, उसमें कौन सा नहीं है। आपने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन का भी लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इस पे भी उसको फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में। मॉड्यूल से आपको कुछ डाउट था? कैन यू ब्रीफली गो थ्रू क्वेश्चंस इन व्हिच वी गेट परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट? परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। ओके, आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, कौन से क्वेश्चन को मैं गो थ्रू करना है, समराइज करना है, तो उसके बारे में जरूर बता देता हूँ। पहले ये थ्योरी वाला पोर्शन प्रायोरिटी पर रखते हैं, आप शेयर कर दोगे तो उसके बाद उसको कैच कर लेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या जाती है? नाम से भी क्लियर है, आपको याद होगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को मैंने शॉर्ट में डिफाइन किया था जब टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे। एंड आई टोल्ड यू लाइक कि कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को बोलेंगे जिसका जो एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है। तो मैंने फोर्स को एनर्जी का टर्म में बोल दिया था, ऐसा बोला था जो एनर्जी को कंजर्व करता है वो कंजर्वेटिव है, जो एनर्जी को वेस्ट करता है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब फोर्स का एनर्जी से क्या कनेक्शन है वो हम लर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली फोर्स का कनेक्शन वर्क डन से है, तो वर्क डन इन्वॉल्व्स फोर्स, और वर्क इज एनर्जी, मतलब वर्क का एनर्जी से कनेक्शन है, तो इसका मतलब फोर्स का कनेक्शन जो है वो एनर्जी से। अभी एनर्जी हम लोगों को पढ़ना बाकी है, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा ही। सो नाउ डेफिनेशन विल बी मोर प्रॉपर और इन अ डिफरेंट मैनर। सो ऐसा बोलेंगे कि अगर किसी फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव आएगा, अगर पाथ से इंडिपेंडेंट होगा तो वो कंजर्वेटिव होगा। सो इफ वर्क डन by a force is independent of path, then the force is known as conservative. सो किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव बोलने से पहले हमने वो वर्क डन निकालना है और देखना है कि उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे। अगर पाथ पर कभी डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब पाथ से इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स वो कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो एनर्जी को प्रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। और इसके बाद इसको हम चाहे तो इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स जो का वर्क डन है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, दैट मीन्स वर्क डन
depends only on initial and final points and not on path. तो आपको इनिशियल पॉइंट पता हो, फाइनल पॉइंट पता हो, पाथ कोई भी चलता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पाथ से इंडिपेंडेंट है। आप सोचो कि अगर हमारा पॉइंट वही आपके लिए एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? कैन बी से कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी हम लोगों ने देखा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो एग्जांपल में अपने लिए एग्जांपल आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो भी कंजर्वेटिव होता है। और अभी के लिए आप ये दो एग्जांपल याद रख सकते हो, और भी याद रख सकते हो, जब हम लोगों ने पढ़ा है वो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। So spring force, electrostatic force, gravitational force, these are the forces that fall in the category of conservative forces. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एज एग्जांपल मैं लिख देता, हालांकि अभी डेफिनेशन लिख रहा था, फिर भी लेट्स से कि ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक पार्टिकल को लेकर के आप जाते हो और इस तरह से घुमाते हुए वापस ए पर लेकर के आते हो, ग्रेविटी आपका नीचे एक्ट कर रहा है ऐसा। So you have started from A point, came back to the A point. What is going to be the work done by the gravity in this process? So suppose कर लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि you had a particle and you have taken it to a path to a certain height, then came back to the same point. So how much the work it is going to be? So आप बोलोगे कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था A, फाइनल पॉइंट क्या था A, इसका मतलब A की A से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0। गुड। सो इसका मतलब है कि इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसी स्टेटमेंट को डिफरेंट फैशन में लिख सकते हैं, उसके लिए एग्जांपल मैंने आपको बताया। कैसे फैशन में लिख सकते हैं? तो क्या इसी स्टेटमेंट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव वो उस फोर्स को बोलने वाले हैं जिसका वर्क डन किसी भी क्लोज पाथ में। तो अगर हमने क्लोज पाथ लिया तो क्लोज पाथ में उसका वर्क डन नहीं आना चाहिए, राइट? सो इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं, और वर्क डन on a closed path is 0. तो हम बोलेंगे कंजर्वेटिव उन फोर्सेस को बोलेंगे जिनका वर्क डन क्लोज पाथ पे 0 होगा। साउंड अभी आ रहा होगा, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन था। सो क्लोज्ड पाथ पर अगर वर्क डन 0 आता है, if the work done is 0 on a closed path, then we say कि वो कंजर्वेटिव है, या फिर आप बोलो पाथ से इंडिपेंडेंट है, या बोलो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है, या फिर आप बोलो क्लोज पाथ पे 0 है, तब सभी का मीनिंग एक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है, और भी आगे कुछ फोर्सेस आएंगे तो उसको हम बता दे रहे हैं। गुड। कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। सो इफ वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ followed, then it is non-conservative. तो इसको लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे और पाथ पे डिपेंड करेगा। आपके लिए सुटेबल एग्जांपल है, आपने ऑब्जर्व किया फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, एज
previous later. So friction is going to be a category of the non-conservative force. और भी forces आएंगे जैसे resistance force, drag force, ये सब path पर depend करते हैं. Friction, resistance force, friction को ये resistance भी कह सकते हो. तो वो सब एक दूसरे से similar हैं. या air drag, कई बार उसको drag बोलते हैं. Drag force, आगे चलकर क्या पढ़ोगे? Viscous force. These are all example of non-conservative. जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे वो एनर्जी को वेस्ट करेंगे. तो आगे हम लोग एनर्जी के टर्म में, और एनर्जी को अगर वेस्ट कर रहे होंगे तो उसको एनर्जी को स्टोर नहीं करेंगे. दैट मींस सिस्टम की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी. आप देखते हो कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट होता है उसको वेलोसिटी देकर के छोड़ देते हो तो ये स्टॉप हो जाता है. क्यों स्टॉप हो जाता है? पहला क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि इस पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था. इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जो आगे आप पढ़ने वाले हो, और इसकी एनर्जी डिके करते करते जीरो हो गई. वाई जीरो? सिंपली बिकॉज क्योंकि इस पर कोई एनर्जी कंज्यूमिंग फोर्स था. दैट मीन्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था जिसने एनर्जी को कंजर्व नहीं किया, और उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती रही, वेस्ट होती रही, वेस्ट होती रही, और अल्टीमेटली सारी एनर्जी चली गई. सो अगर सारा एनर्जी चला गया तो फिर वो रेस पे आ गया. सो वो फोर्स कौन सा रहा होगा? ऑफ कोर्स फ्रिक्शन रहा होगा. अगर फ्रिक्शन नहीं रहा होता तो ये हमेशा चलता रहता. इसका तो उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व बनी रहती है. सो फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स है. आप ऐसे भी देख सकते हो, आप अपने पाम्स को रब करो. जब आप रब करोगे तो हीट अप हो जाता है. पाम को रफ करते हो या फिर कोई दो ब्लॉक्स को इसको रब करते हो, रब करते हो फोर्सफुली. सो आप देखते हो कि सरफेस स्मूदन हो जाता है, वार्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि इस पे जो वर्क डन होता है वो हीट के फॉर्म में निकल रहा होता है, और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कंजर्व नहीं रहता है बल्कि हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है. इसलिए वो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. जबकि ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है तो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का नहीं बढ़ता है. क्योंकि ग्रेविटी का जो वर्क डन है ना वो कंजर्व रहता है. ग्रेविटी जितना वर्क डन कर रही होती है उससे उसकी स्पीड बढ़ती है, हीट नहीं बनती है. तो वो एनर्जी के टर्म से हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. एक एग्जांपल मैं आपको रिलेटेड स्टोरीज होंगी, फिर एनर्जीज को डिफाइन करेंगे. तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल है. सो हाउ टू से, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें फ्रिक्शन का भी रोल आ जाए, क्योंकि आप फ्रिक्शन को भी समझना चाहते हैं. सो लेट्स से अपने पास ये ट्रायंगुलर वेज है और ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है. लाइफ इजी है. ये एंगल थीटा है. एंड लेट्स से यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये ए लोकेशन से रिलीज किया जाता है और ये किसी तरह से बी लोकेशन में पहुंचता है. सो इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसा. फाइनली इट गोज टू बी. और लेट्स से ये जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है, और ये सी बॉटम पॉइंट है. ये अपने को पता है लेट्स से कि ये 20 मीटर की हाइट पर था. ये रफ सरफेस है तो इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी अपने को पता है 0.2 है. और लेट्स से कि m की वैल्यू ये स्लाइड करेगा, होपफुली इसको करना चाहिए, जी साइन थीटा और ये कॉस थीटा. ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो. लेट्स से m की वैल्यू अपने को दी गई है 4 kg है. सो मान लेते हैं कि a से b तक गया है ऐसे नंबर से अपने पास. सो क्वेश्चन इज व्हेन block goes, ये म्यू की वैल्यू थोड़ी सी मैं कम कर दे रहा हूँ. वो आपको ऐसा देगा कि वो स्लाइड करेगा तो फिर स्लाइड करने की वैल्यू बताएगा. सो व्हेन ब्लॉक गोज फ्रॉम ए टू बी देन फाइंड नंबर 1.
आपको पता करना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ए से बी जाने पर कितना वर्क डन बाय ग्रेविटी आता है वो अपने को पता करना है। जो पाथ है वो ए से बी है। सिमिलर टाइप of क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जस्ट जस्ट आपकी। अच्छा, आपने कुछ पूछा था, विल इट डिपेंड, इट इज ऑलरेडी एट एलिवेटेड लेवल। कोई भी लेवल क्यों ना हो, क्योंकि अपने को इनिशियल से फाइनल देखना होता है, और वो इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, फाइनल कहाँ पर है, वो मैटर करता है, रिलेटिव मैटर करता है। और वो एलिवेटेड कितना है या फिर ग्राउंड पर है, कहाँ पर है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हमको फाइनल माइनस इनिशियल निकालना होता है। ओके, लास्ट स्लाइड आप जानना चाह रहे थे, तो लास्ट स्लाइड ये है। इन सर्कुलर पाथ विल वर्क बाय फ्रिक्शन बी नॉट जीरो। हम लोग देखेंगे सर्कुलर पाथ, यहाँ पर भी अपने को पता सर्कुलर पाथ पर भी देखेंगे। हाँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो पाथ पर डिपेंड करेगा, और क्लोज पाथ पे जीरो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो आंसर आप लोग बता रहे हो 800 बता रहे हो। ओके, सभी का 800 आ रहा है, दैट्स गुड न्यूज। इसका मतलब है कि सही होना चाहिए। फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। आप बोलोगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है ना, वो ए से बी जा रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है, तो वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपनी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। उसके लिए अपने को ये चाहिए। और इसको अगर आप एच बोल दे रहे हो तो ये डाउन साइड आ रहा है, ग्रेविटी भी डाउन साइड था, तो फोर्स भी डाउन साइड, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट भी डाउन साइड है, तो ये एम जी एच हो जाएगा। नाउ यू वांट टू नो कि एम जी विच इज 10 and h which is 20, that's done. So it becomes 800 joule, as simple as anything. सिंस ये पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ए लोकेशन कौन थी, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था, दैट्स डन। अब आप इसको, अगर आप ऊपर से यहाँ पर लेकर के आए होते, आपने अगर इसको थ्रो किया होता और यहाँ पे लैंड करता प्रोजेक्टाइल मोशन में, और आपसे पूछता है कि कितना वर्क डन आ रहा है, तब भी आप यही लगाते हैं mgh, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। बाकी नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होगा, वो तो आपको पता है। दूसरा हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, सिंस वो स्लाइड करके गया है तो आपको पता होगा कि एक फ्रिक्शन ही होगा। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, उसमें पाथ लेंथ मैटर करती है, और या फिर आप फॉर्मूले से बढ़ोगे तब भी अपने को जमेगा। आपके साथ कई सारे फॉर्मूला आई मीन वेज हैं सॉल्व करने के लिए। जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन का, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो हमने फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला था उससे स्टार्ट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो हाउ टू गेट द आंसर, उसके लिए आप क्या करो, किसी भी बीच की लोकेशन में उसका एफबीडी बना डालो, फोर्सेस देख लो कौन कौन से एक्ट कर रहे थे। तो आपने देखा एक एमजी एक्ट कर रहा था, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा था, और एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। अगर आप बाहर से कोई भी लगा रहे होंगे तो वो भी एक्ट कर रहा होगा। और किसी फोर्स का वर्क डन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बाहर से कौन सा फोर्स लग रहा था, वो खुद का फोर्स और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यूज करता है। फ्रिक्शन किधर जा रहा है, फ्रिक्शन आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली क्या होता है ना, फ्रिक्शन का जो वर्क डन आता है वो थीटा जीरो यूज करता है या 180 यूज करता है, हम लोगों ने बात की है। क्यों, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगता है, वेलोसिटी के अलोंग लगता है, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा 90 जैसा नहीं बनेगा, थीटा नॉर्मली अपने को पैरेलल बनेगा, जीरो और डेस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री आ रहा है, तो ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है अपने को। क्योंकि फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट विच इज ए बी वेक्टर। फ्रिक्शन की वैल्यू आप लिखोगे कि ये काइनेटिक है, तो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ए बी की आप ए बी वैल्यू लिख सकते हो, और कॉस लगाओगे, कॉस 180 लगाओगे।
तो या फिर एफ आर कॉस थीटा में पढ़ा था, उसको भी यूज कर सकते हो, सब एक ही बातें हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है। कॉस 180 माइनस लेके आएगा, म्यू का मतलब म्यू होगा। नॉर्मल रेशन का मतलब क्या होगा? अब आपको नॉर्मल रेशन का मतलब भी याद रखना है, एम जी नहीं लिखना है। नॉर्मल रेशन जो होता है यहाँ पर क्या आता है, नॉर्मल रेशन एम जी कॉस थीटा इंटू ए बी। अब अपने को ए बी भी लगेगा, आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस चाहिए, थीटा पता है, तो साइन लगा दो। तो बनेगा साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी एच डिवाइड बाई ए बी। साइन 30 हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ए बी की जो वैल्यू है 2h के बराबर आ गई। 2h बोले तो 40 मीटर होगी। नाउ पुट द वैल्यूज। म्यू की वैल्यू आपको 0.1 बताया गया, m is 4, g is 10, cos 30 is going to be root 3 by 2, ab which is 2 into 20 that is 40। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, whatever it is going to come that will become your answer। so ये 0.1 और 10 के सेटल हो गया, और ये 160 बना था, 2 से डिवाइड होकर के 80 हो जाएगा, 80 रूट 3 जूल के बराबर आ जाएगा। अब चाहो तो फिर रूट 3 की वैल्यू भी बदल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना अपने को कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है। नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे याद रखने को मैंने बोला है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्टेंस, और cos 180 या फिर cos 0 जैसी सिचुएशन बन रही हो। सो म्यू नॉर्मल रिएक्शन और डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस इसी के बराबर हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और वर्क डन कैसा आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क? ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का ये जो कंपोनेंट है इसको जबरदस्ती लेकर के आ रहा है, फ्रिक्शन इसको रोकना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। मस्ट बी मेकिंग सेंस। इस तरह से हम फ्रिक्शन का वर्क डन निकाल सकते हैं, और ग्रेविटी का वर्क डन निकाल सकते हैं। स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग का वर्क डन निकाल सकते हैं। और कंजर्वेटिव कौन कौन से हैं? स्प्रिंग का कंजर्वेटिव रहेगा हमारे लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, ग्रेविटेशन रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब भी पढ़ेंगे तब भी यूज करेंगे। अभी ये दो पढ़े हुए, इन्हीं पर अपने क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई और फोर्स दे देगा और हमारे पास इतना यूज टू नहीं है, और फिर वर्क डन पूछ लेगा, और वो पाथ पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे आपको याद है कि लास्ट क्लास में आपसे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एफ एक्स वेरिएबल हुआ करता था और इनिशियल पॉइंट दिया था, फाइनल पॉइंट दिया था, लेकिन मैंने पाथ नहीं बताया था, याद है आपको? तो वो किसी प्रैक्टिस के लिए बोल दिया था। आगे चल कर अगर कोई वेरिएबल फोर्स होगा तो वो आपको पाथ बताएगा कि किस पाथ से जा रहे हो आप, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना होता है। जैसे कि फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। तो एक फोर्स मैं आपको दे रहा हूँ एफ, एफ की जो वैल्यू है दैट इज 2xy आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप न्यूटन। ना अगर आपने लास्ट क्लास में फोकस किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी। एक्स के साथ वाई भी इंट्रोड्यूस किया मैंने, और फिर आपको इसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको पाथ बताएगा वो क्वेश्चन, डेफिनेटली बताएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अपने को इसका वर्क डन निकालना है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अब ये ए टू बी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए वो फिगर पाथ बताएगा, उसको बताना पड़ेगा, तो हम सॉल्व कर भी ले जाएंगे। लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। लेट्स से ए पॉइंट यहाँ पे पाया जाता था, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ थे 0,2, और आप पार्टिकल को लेके जाते हो, पहले सिंपल ही रखते हैं, सिंपल पाथ बनाते हैं।
ए से बी इस पाथ पर लेके गए और ये आपका बी पॉइंट है। बी के कोऑर्डिनेट्स है कुछ लेट से 4,2। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्स वाला आया वो 4 आया है और 2 तो आपका वाई वाला था। सिंपल पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस पाथ पर लेके एक बार हम लोग स्ट्रेट लाइन को समझ फिर कर्व को भी समझ लेंगे, फिर हम किसी भी पाथ पर निकाल सकते हैं, चाहे वो सर्किल हो, एलिप्स हो या व्हाटसएवर। मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आपको ध्यान देना है और फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। थोड़ा सा वेरिएशन करने के बाद तो आप उस पर अपना दिमाग लगाएंगे। सिंस ये वेरिएबल फोर्स और अपने को पता नहीं कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो जो पाथ दिया है हम उसी पाथ पर कैलकुलेट करेंगे, अपनी तरफ से कोई और पाथ नहीं कैच करेंगे। और बाय द वे जो पाथ दिया है वो सिंपल है तो हम उसी को रिटेन करेंगे। हम जानते हैं की डेफिनेशन होती है वो एफ डॉट डी आर होती है, और जब कभी ये वेरिएबल होता है तो इसको हम एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड लिख लेते हैं। यहाँ पर डी जेड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल एक्स वाई प्लेन पर है तो एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है। जेड आएगा तो आना अंदर आना स्टार्ट करेगा, वो भी हम समझ सकते हैं। कैन वी फाइंड द एफ एक्स वैल्यू? यस, हाउ मच दैट इज 2xy dx. कैन वी फाइंड एफ वाई वैल्यू? यस, इट्स y स्क्वायर dy. नाउ अब आपको ये दो इंटीग्रेशन परफॉर्म कर, फर्स्ट में x कहां से कहां तक जा रहा है, x हमारा अगर फर्स्ट को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें x की लिमिट लगेगी एंड x इज गोइंग टू रन फ्रॉम जीरो वैल्यू, x कोऑर्डिनेट 0 से 4 तक गया तो इसकी लिमिट जाएगी 0 से 4। y कहां से कहां तक जा रहा है, अगर आप y को ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू 2 से 2 जा रही है। इसके या ये तक तो ओल्ड स्टोरी है, जो स्टोरी नया क्या है और इस पे इसके आगे नया क्या आने वाला है और उसको कैसे हैंडल करना है वो देखना है आपको। अब जब सॉल्व करने जाओगे ना तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये y है, ये dy है, फिर जो वैल्यूज है उसके बारे में पता कर ले जाएंगे। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली थी क्योंकि ये x है और ये x है, ये तो चलता है लेकिन ये y है, तो अपने को कैसे हैंडल करना है ये समझना पड़ेगा। इसको मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आप वेरीफाई कर पाएंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी? इसकी वैल्यू 0 एक वजह आने की, क्यूब बाई 3 बनेगा और 2 अपर लिमिट है 2 लोअर लिमिट है इसलिए वो 0 हो जाएगी। कम टू दिस, इस वाले पोर्शन में अपने को पाथ पता है कि इस पाथ पर जाना है, तो दिस इंटीग्रेशन हैज टू बी ऑन दैट पाथ। क्या इस पाथ की इक्वेशन हमको पता है? इस पाथ की इक्वेशन आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसको लो इसका y कांस्टेंट, इसको लो इसकी y की वैल्यू कितनी है 2। इस में y की पता है ग्राफ से, y की वैल्यू 2 है। हुआ क्या कि y हमारे लिए अब कोई वेरिएबल नहीं रहा, y हैज बिकम 2। अब ये हम इजिली हैंडल कर पाएंगे क्योंकि 2 तो 2 था, x वेरी कर रहा है लेकिन y 2 हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, उस पाथ से x और y का रिलेशन या वैल्यूज को पता करने की, एक बार वैल्यू के हमको पता चल गया तो फिर लाइफ इजी हो जाएगी और ये 0 आ गया था ना। इसके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये x dx बना और 0 से 4 तक जाना था, देन इट बिकम्स लाइक 4 x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा देंगे 0 to 4, बिजनेस एज यूजुअल है, ये 2 आ जाएगा, ये 4 स्क्वायर आएगा, 0 स्क्वायर आएगा, 16 इंटू 2 32 के बराबर आ जाएगा। नंबर्स मैंने सिंपल लिए लेकिन आइडिया इंपॉर्टेंट है। आइडिया क्या है, अगर कोई इस तरह का केस देता है जिसमें एक्स वाई जेड आपस में मर्ज होते हैं या फिर कुछ और भी सिनेरियो है, तो आपको ये जरूर बताएगा कि किस पाथ से जाना है। अगर आपको पाथ पता चल जाएगा देन वी कैन रिलेट कि एक्स वाई में जो भी हमारे लिए मिक्स हो रहा होगा उसको किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू किस तरह से हम पता कर सकते हैं। वैल्यू पता हो जाएगी तो अपना काम हो जाएगा। There you are asking, can I explain how y came equal to 2? Okay, so that's important point, उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये y जो था एक वेरिएबल होता है, x y दोनों वेरिएबल होते हैं,
लेकिन जो ये जर्नी दी गई है, पाथ दी गई, इसमें आप देखोगे इसके हर एक पॉइंट का वाई कितना है। ए पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 2 है, बी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 2 है, अगर आप यहाँ पे भी पॉइंट चूज करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा, यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा। इसका मतलब है जिस पाथ से आप जा रहे हो ना, उसके हर एक पॉइंट का वाई फिक्स्ड है और वाई बदल नहीं रहा है। अगर वाई नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि यू नो वाई की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? ए से बी तक। उसके आगे की जर्नी अपने को पता नहीं है, अपने को जरूरत भी नहीं है। सो इस इंटीग्रेशन में y को 2 ले सकते हैं by looking at the graph. Hence I used y as 2. Once we do so, it's done. Right? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको उसका आंसर निकालना है। और अगर आप उसका आंसर निकाल लेते हो तो फिर आपको आइडिया क्लिक कर जाएगा। बाकी फिर एग्जाम में जैसा भी आएगा या फिर प्रैक्टिस करोगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा, पाथ को पकड़ना है, अपने आंसर को बताना है। व्हाट विल वी डू इन केस ऑफ इरेगुलर पाथ? इरेगुलर पाथ आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो कुछ नॉन कंजर्वेटिव आएगा जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा होगा आइदर, और उसका कोई सिंप्लीफाइड वर्जन हम निकाल पाएंगे और वो फिर पाथ की इक्वेशन देगा। अगर इसके अलावा कोई केस है तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं, वो एक नन ऑफ दीज ऑप्शन रहेगा तो उसको मार्क कर देंगे बिकॉज कि वो निकालना फीजिबल नहीं है। सो यहाँ पर अगर हमको वाई नहीं पता होता तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते हम, तो इसलिए पाथ की जरूरत पड़ी। सपोज कर लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसा बोला होता है कि ए हमारा 0,2 है और बी हमारा 4,2 है और ये फिगर नहीं बनाता मैं, तो क्या हम आंसर निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता कि किस पाथ से आप गए हो, तो वाई को हम कैसे रिलेट करेंगे, और अपने को वाई पता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोलता है कि कंजर्वेटिव है तो फिर आप कोई वाई ले लोगे तो चलेगा, क्योंकि कोई भी पाथ ले लोगे तो चलेगा। आई मीन लाइक कोई पाथ ले लोगे तो चलेगा। सो इस केस में आपको ग्राफ ग्राफ देगा और आपको पाथ के बारे में बताएगा। क्वेश्चन मेकर थिंग्स कि क्या जरूरत है क्या नहीं। ओके, फर्दर यू रोट what if the y component of b would not have been 2? Yes, so that would have been a different path. And अगर इसका y कोऑर्डिनेट 2 नहीं रहा होता तो that would have been a different path. अगर ये स्ट्रेट लाइन रहा होता तो फिर हम x और y में इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, y is equal to mx plus c। तो फिर y को x के टर्म में यहाँ पर रखता और y को x के टर्म में रखने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट कर देता। तो अगर हमको पाथ पता होगा तो हम एक्स वाई में रिलेशन पता करेंगे एंड देन वी कैन रिप्लेस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एज पर द नीड। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करोगे और अगर आपने आंसर निकाल लिया इसका मतलब है कि आप डाइजेस्ट कर गए, तुम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई सिंपल, जेड को भी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, और लेट से कि आपका पार्टिकल ओरिजिन से चलता है और ओरिजिन से जाकर के कुछ ऐसे जाता है पहले, देन आफ्टर ये इस तरह से जाता है, देन आफ्टर ये इस तरह से आता है। थोड़ा सा लेंदी करेगा, गिरने देते हैं। पहले ये ए पर जाता है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से 4,4। फिर ये बी पर जाता है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से 6,4। और फिर ये सी पर पहुंचता है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0। दैट्स अ पाथ। इसके बारे में कुछ बताता हूं मैं। लेट देयर इज अ फोर्स एफ which is being applied and which is moving a particle in this fashion, and the force is maybe like 2 times xy or x square y I cap plus x plus y j cap। कोई भी रिलेशन दे सकता है आपसे रैंडम, मैंने भी एक लिख किया। फाइंड, पहले मैं आपसे सिंपल रखता हूँ सो दैट कि आप आंसर दे पाए, फिर अगला मैं बताता। फाइंड वर्क डन by f number 1
when object goes from O to A। तो आपको O to A जर्नी में ही बताना है। हालांकि यहाँ पर हम O से C डायरेक्टली पूछ सकते थे, तो उसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, तो फर्स्ट पार्ट का आप निकालेंगे। O to A जर्नी में इस फोर्स कितना वर्क परफॉर्म किया होगा, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। आई एम गिविंग यू 1 minute and you should try. Answer can be calculated. $144 जूल एक आंसर आया है। Need to verify because these numbers I have given randomly, so after calculation only we will be able to decide कि exactly कितना आंसर आता है। बट अगर सभी का 144 आ रहा है, इसका मतलब है आप आइडिया जरूर समझ चुके हैं। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ और चेक करता हूँ। सो वर्क डन की डेफिनेशन आप यूज करोगे, ये आएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। देन यू नीड टू सी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता चलेगा 2x² y है, और एफ वाई की वैल्यू कितना है, वो x प्लस वाई है। फिर आपको लिमिट्स लगाने हैं। एक्स ओ टू ए जर्नी है केवल अपना, राइट? तो ओ टू ए जर्नी में ये 0,0 से चला था, यानी एक्स हमारा 0 था और फाइनली 4 हुआ। वाई भी हमारा 0 से 4 जा रहा है। यहाँ तक आप एज पर दी प्रोसीजर बना ले जाएंगे। देन आफ्टर आपको ये देखना होगा कि फर्स्ट इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाए। तो आपको इसमें रिलेशन चाहिए होगा एक्स और वाई में। आप देखोगे ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि ये 4,4 है, तो अगर आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया होता तो आपको पता चलता है कि ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री बनेगा। तो y इक्वल टू एम एक्स होता है, 10 45 1 होता है। थोड़ी सी मैथ्स है, बिट। इसका मतलब है O टू A वाली जर्नी में हम y को x बोल सकते हैं। जहां भी y आएगा उसको x बोल सकते हैं, जहां पर x आएगा उसको y बोल सकते हैं। Now it's done then it's over. How? You say कि जहां पर y आ रहा वहां पर इस पे y को x बना देते हैं, यहाँ पर x को y बना देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा 0 to 4 2 times x square into x into dx, and this will become 0 to 4 x को y बनाना है क्योंकि y के टर्म में ले जाना है, और आप चाहो तो इस dy को भी dx बना सकते हो क्योंकि इसको dy is equal to dx भी लिख सकते हो। चॉइस आपकी है। ना ये डुएबल इंटीग्रेशन फॉर्मेट में आ गया। तो आप बोलोगे ये 2 आ गया, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस्ट पावर 4/4, 0 to 4 प्लस ये 2y हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा y²/2, दैट मीन्स y²/2, 0 to 4। ये एक नंबर है जिसको हम लोग डील कर पाएंगे, सिंस नॉट अ डील। तो ये बनेगा 2/4 इंटू 4⁴ प्लस 2/2 इंटू 4⁴ बाकी एल्स यू नो ये बनेगा 2 4⁻³ 64 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 128 राइट प्लस 16, 144 जूल। Perfect. So we can find out the work done by any path if we know the path and the force. No matter कैसा फोर्स दिया गया है, हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगेन हम लोगों ने सिंपल एग्जांपल्स लिए, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड पाथ होता तो एक्स और वाई में रिलेशन वो आपको या तो देता या हम निकाल पाते हैं।
दोनों केस में हम इसको रिप्लेस कर सकते थे, इंटीग्रेशन कर सकते थे एज पर द कॉन्सेप्ट्स। 144 इज परफेक्टली करेक्ट। नाउ सपोज कर लीजिए इसी में जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो ये पूछा गया होता है कि जब ऑब्जेक्ट ओ से सी जाता है, ओ से ए से बी से सी, इस पाथ के लिए वर्क डन कितना आएगा, कंप्लीट वर्क डन। तो आपकी चॉइस है, आप वर्क डन हम ओ से ए निकालेंगे, ए से बी निकालेंगे, बी से सी निकालेंगे, सभी वर्क डन को ऐड कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग W1 बोलते हैं, इसको W2 बोलते हैं, इसको W3 बोलते हैं, तो कैन वी से कि जो नेट वर्क डन आएगा उसको हम लोग W1 प्लस W2 प्लस W3 बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। आप चाहो तो सबको अलग अलग कैलकुलेट कर लो। W1 तो आपने कैलकुलेट, अब हम W2 कैलकुलेट कर सकते हैं, W3 कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। सो मैं W2 और W3 कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अब भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो डाउट। सो चेक कर लीजिए और मैच करने का। W2 कितना आएगा, इंटीग्रेशन यही नंबर चलेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। बेसिकली ये फॉर्मूला, लिमिट हमारी बदल जाएगी। अच्छा, जो W2 होगा उसमें कंडीशन क्या चल रही होगी, उसमें y की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें जो y होगा दैट विल बी 4, तो y विल नॉट चेंज। इस केस में x विल बी 6, x विल नॉट चेंज। बस हो गया, आपको x और y में रिलेशन पता चल गया, या फिर x और y के बारे में पता चल गया, वो भी चलता है। एक बताऊंगा तो दूसरा अपने को समझ में आ जाएगा। तो इसमें आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई, वाई के प्लेस पर आप लिखेंगे 4 dx, और इंटीग्रेशन आएगा आपका x में, x गोज फ्रॉम 4 to 6। मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा टर्म भी है x प्लस वाई, तो x तो हमारा बदल रहा है, y की वैल्यू हो गई है 4, और ये dy था, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y इज वेरिंग फ्रॉम 4 to 4। आप देखोगे कि यहाँ पर सिंस y की वैल्यू 4 है, तो जब कभी y की वैल्यू 4 हो जाएगी तो dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो dy है वो हमारा 0 हो गया, तो y चेंज ही नहीं हुआ। तो अगर dy 0 हो गया तो इसका मतलब ये टर्म हमारा 0 हो गया, और इस टर्म को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम इस टर्म को परफॉर्म करेंगे तो ये 8 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 आएगा, और x क्यूब बनेगा, दैट मीन्स 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब हो जाएगा। कितना आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, वो हमारा वो नंबर आएगा, वो आप पता कर सकते हो। बट आइडिया इज व्हाट, किस तरह से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो डी वाई क्यू 0 हो गया क्योंकि y कांस्टेंट था। सिमिलरली जब आप b से c सेगमेंट पे जाओगे तो b से c सेगमेंट में dx 0 हो जाएगा। वाई, बिकॉज x इज अ कांस्टेंट। सो फर्स्ट टर्म चला जाएगा, केवल सेकेंड टर्म बचेगा। लिमिट्स लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सो कोई भी पाथ दिया होगा, हम पहले उसकी निकालेंगे, फिर उस इक्वेशन से dx dy पता करेंगे, या फिर xy को रिप्लेस करेंगे, या व्हाटएवर वी कैन डू दैट। हाँ, सो टोटल आप निकाल सकते हो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस आपको आइडिया दिया हुआ है, और अपना पर्पस था आइडिया निकाल देने का। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट कि किसी भी फोर्स का वर्क डन कैसा है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी और टफ मैथमेटिक्स जाएगी, उसको मैं अभी होल्ड करता हूँ, अभी आगे पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको बताता। फिलहाल के लिए हम लोग ये आगे बढ़ेंगे और इन लर्न करेंगे। तो वर्क डन के बारे में हम लोगों ने बेसिक से लेकर के टफ लेवल तक जाने की कोशिश की। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, वेरिएबल्स में वो जो एक्स और वाई अलग अलग रहते हैं, एंड देन दोस जिसमें एक्स वाई जेड आपस में सब मर्ज रहते हैं। तो अगर जेड भी इंक्लूड करेगा तो हम जेड जैसा भी बात कर सकते हैं, क्योंकि चल वैसे ही जेड जाएगा। If you catch the idea, that's great. Next is going to be energy. So work, energy, power में work is over, energy is there. हाँ, एनर्जी एक बहुत बड़ा टर्म है, आई मीन बहुत ब्रॉडर टर्म है। लॉट मोर टाइप्स ऑफ एनर्जीज, लॉट मोर टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जैसे कि
जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, नो, जिसमें भी एनर्जी आप लगाते हो सारी एनर्जी का मतलब एनर्जी होता है। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे उस एनर्जी का एक स्पेसिफिक मतलब होगा, तो इसकी जो मीनिंग हम लोग यहाँ पर रीड करने वाले होंगे, दैट विल बी बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी को हम शॉर्ट में एनर्जी बोलेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हम सारी एनर्जीज के बारे में बात नहीं, जैसे आप देखते हो कि ओशंस में सुनामी आता है, सुनामी में भी बहुत सारी एनर्जी होती है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी होती है, या फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, यू कैन इमेजिन कि हाउ ग्रेटर द एनर्जी इज। बट वो सारी एनर्जी यहाँ पर हमारे कंसर्न की नहीं है, हमारे कंसर्न की उस एनर्जी के हम बारे में बात कर रहे होंगे जिसको हम यूज कर सकते हैं, और जिससे हम लोग अभी बात जो मैकेनिकल से रिलेटेड होती है इन टर्म्स ऑफ दिस। और भी एनर्जीज होती है जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, उनको भी बात नहीं करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी का क्या मीनिंग होगा वो भी समझाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होगा कि वो एनर्जी जिसको हम वर्क डन से रिलेट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन ऐसे जाती है कि इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी किसकी? किसी सिस्टम की कैपेसिटी जो वर्क परफॉर्म कर सके, और वर्क हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। सो वर्क से होती है उस एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, एंड दैट इज द एनर्जी व्हिच वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन। सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क में एनर्जी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एनर्जी दो कैटेगरीज में आती है। जब अब आपको मैं अगर डिटेल में समझाऊं तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, अगर वर्क होना है तो फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। सो फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेस तो वर्क होगा। और ये सिंपली वर्क की बात नहीं कर रहा है, ये कैपेसिटी की बात कर रहा है। आप देखो कि वर्क कहाँ कहाँ पर हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको ट्रांसलेट कराना चाहते हो, दैट मीन्स इस पे वर्क कराना चाहते हो। तो अगर आप इसके पास वेलोसिटी दे दो कहीं से, या फिर ऐसा बोलो कि आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसके पास मास था, वेलोसिटी था, और अगर ये ऑब्जेक्ट आकर के ऐसे हिट करेगा तो क्या इस पर फोर्स लगाएगा? क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो क्या ये वर्क कर सकता है? दैट मीन्स क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी है वर्क करने के लिए? तो ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, दैट मूविंग ऑब्जेक्ट हैड कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क ऑन दिस। इसका मतलब इसके पास एनर्जी है। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, लेट्स से कि आपके पास एक बॉक्स है या ब्लॉक है, आप इसको एयर पे रखते हो, रिलीज कर देते हो, रिलीज कर देते हो। जैसे आपने रिलीज किया तो क्या ये नीचे आएगा? यस। तो क्या ग्रेविटी के साथ ये वर्क कर सकता है? ग्रेविटी इससे वर्क करेगा? यस। तो क्या इस पोजीशन पर कुछ कैपेसिटी है? दैट मीन्स दिस पोजीशन हैज a capacity to perform work. If you release the object, it will stop doing work. That means यहाँ पर एनर्जी है और यहाँ पर एनर्जी है। दैट मीन्स दीज टू एग्जांपल्स आर टेलिंग अस कि इनके पास कैपेसिटी है वर्क करने के लिए। अगर इसके पास कैपेसिटी है तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास है, इसके पास कैपेसिटी है तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो कंडीशन में आएगी, पोजीशन की वजह से या कन्फिगरेशन की वजह से, दूसरा मोशन की वजह से। बेसिकली अगेन हम लोग वापस उसी पे जा रहे हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो रेस्ट यानी पोजीशन की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ कैपेसिटी आएगी जो वर्क परफॉर्म कर सकता है, एंड देयर विल बी कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू मोशन। जब मोशन की वजह से कैपेसिटी आएगी तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। जो पोजीशन की वजह से कैपेसिटी आएगी तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी विल बी ऑफ टू टाइप्स। सो यहाँ पे मैं इफ द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क is due to
motion of object or system or is due to motion, then energy will be known as kinetic energy. So kinetic energy is a mechanical energy and that has a capacity to perform work, and this capacity is because of motion. That means kinetic energy is going to depend on the motion. That means it is going to depend on the velocity. And you know the formula, this famous v square. तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में हम E लिखेंगे and it's going to be half mv square. So this half mv square is the capacity, that means kinetic energy due to motion of the object. So इसका मतलब क्या होगा, इसको भी ध्यान से समझते हैं. इसका मतलब होगा जब m मास v वेलोसिटी से चल रहा होगा, m मास पूरा का पूरा मास, कोई पार्ट नहीं, कंप्लीट मास v वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो हम बोलेंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है. एंड हाउ मच दैट कैपेसिटी इज, उसको अगर हम मेजर करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस मच. और एक दूसरा भी होगा पोजीशन की वजह से, तो उसको भी काउंट कर लेते हैं. इफ द capacity to do work or perform work is due to position of the object or system या फिर configuration तो किसी भी सिस्टम का कन्फिगरेशन या पोजीशन की वजह से जो कैपेसिटी है, then we will call that as a potential energy. Then energy is known as potential energy. You will find जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत इजी होता है. आपको मास पता और मास के साथ साथ उस मास की वेलोसिटी पता होना चाहिए, आप उसका आंसर बता सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग केसेस में, अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग कन्फिगरेशंस में अलग अलग तरीके से आती है. सो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से लिखेंगे या पी से लिखेंगे, और वो भी वर्क डन के बराबर होगी, एंड दैट विल बी ड्यू टू पोजीशन. और ये दोनों एनर्जीज मिलकर के बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी बोला जाए दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग पीई लिख लिया करेंगे या फिर यू लेटर से लिखेंगे, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए शॉर्ट में के लिखेंगे, तो उससे अपने को पता चलेगा. सो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी? सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग द मैकेनिकल एनर्जी और सिंपली एनर्जी, it will mean that we are writing kinetic energy that and potential energy. That means we are talking about the total capacity, whether it is due to motion or position. So that will become the formula for mechanical energy. So कोई भी सिस्टम दिया जाएगा, उस पर हम पार्टिकल को देखेंगे, उसके मास को, वेलोसिटी को देखेंगे. एक पार्टिकल के पास हाफ एम वी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी होगी. बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो सभी की एनर्जीज को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं. सो नो मैटर विच एनर्जी यू आर टॉकिंग अबाउट, ऑल एनर्जी आर स्केलर. और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कई सारे यूनिट्स में हम लोग यूनिट्स में इंडिकेट करते हैं, और ऐसा यूनिट हमारे लिए जूल रहता है. अब देखते हैं, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, एनर्जी का भी यूनिट जूल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल आएगा, सोलर एनर्जी का भी यूनिट जूल आएगा. तो सारी एनर्जीज का यूनिट जूल आता है, वर्क डन के बराबर होता है. स्केलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि एनर्जी ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायरिंग द डायरेक्शन.
कॉपी कर लिया हो तो फिर हम लोग एग्जांपल पिक करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी बताया नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फोर्सेस के लिए होती है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के 2 एग्जांपल करते हैं, यूज टू हो जाएंगे ये सिंपल। फिर पोटेंशियल एनर्जी को डीप में डिग करेंगे और किन फोर्सेस के लिए डिफाइन करेंगे, किन के लिए नहीं डिफाइन करेंगे, और किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो सारी बात करेंगे। एक इजी एग्जांपल देते हैं और एक टफ एग्जांपल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इजी एग्जांपल जैसे कि आपको ऐसा बोलता है, इफ a particle of mass 2 kg is moving with 4 meter per second velocity, then find its kinetic energy. Everybody will be able to find this because nothing can be simpler than this. It's like आपको पता है कि क्या करना है, then बस करना है। इजी है, अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में, जल्दी आंसर आ रहा है, सभी कर रहे हैं। That's great. So we know कि अगर एक पार्टिकल है तो उसका मास अपने को पता है, उसकी वेलोसिटी पता है। So what about the kinetic energy is simply half mv square, and then the word, so it's like half m is 2 v is 4, then let's square it, keeping in mind कि किलोग्राम है, ये मीटर पर सेकेंड है, that means everything in SI unit, so we can answer in joules, so it's going to like 16 joule बनता है। कई बार क्या करेगा कि वो परफेक्टली करेक्ट आंसर, एंड दैट्स गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या करेगा कि ये काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से लिंक करता है, तो वो लिंक भी बताते हैं, फिर टफ क्वेश्चन को एज अ लास्ट क्वेश्चन पिक करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम p होता है, p की वैल्यू mv होती है। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड mv के बराबर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर। नाउ लीनियर मोमेंटम जब आपने डिफाइन किया था तो कुछ ऐसा लिखा होगा, तो लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द मोशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी। तो मोशन को डिस्क्राइब कर वेलोसिटी के बारे में बता रहा होता है, और ये भी वेलोसिटी से लिंक है, तो आप चाहो तो दोनों से वेलोसिटी को डिसअपियर करा सकते हो। सो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी लाइक हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। हम चाहे तो काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं, m को अपसाइड डिवाइड करेंगे, डाउन साइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे अपसाइड डाउन साइड, स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। m स्क्वायर v स्क्वायर को p स्क्वायर लिखा जा सकता है, सो दिस कुड बी रिटन एज p स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस है। सो ये भी एक फॉर्मूला है, कई बार यूज में आता है जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाए, p स्क्वायर बाई ट्वाइस है। सो इन केस अगर आपको लीनियर मोमेंटम बताया और काइनेटिक एनर्जी पूछता है, वेलोसिटी नहीं दी गई है, हम वेलोसिटी को एलिमिनेट कर लेंगे। अब मास ऑफ द पार्टिकल बदलेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है वो पता करने का। एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आता है। आपसे पूछता है कि मोमेंटम को इतने से चेंज किया जाए तो काइनेटिक में कितना चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया जाए तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, एंड ऑल दैट। वो भी एग्जांपल अभी बना देता हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर p लिखना चाहो तो p की वैल्यू आएगी √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लीनियर मोमेंटम लिखना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लीनियर मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ v को एलिमिनेट किया है और m को रिटेन रखा है। पर्पस क्या है? पार्टिकल चलता है तो उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, लेकिन मास वही रहता है, तो हम कम से कम वेरिएबल को रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट को रखते हैं। तो इससे अपने को ये पता चला है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मास और टू कांस्टेंट है। वेलोसिटी होता तो फिर हम कांस्टेंट नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी वेरी करता है।
तो इसलिए मास के टर्म में लिखा जाता है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ, और वो जो टफ वाला क्वेश्चन था वो आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, तब भी चलेगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ये आप कॉपी कर लीजिए। कर लिया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल, कई सारे एग्जाम में सब पूछते हैं आपसे, कैसा बोलता है, इफ लीनियर मोमेंटम of a particle is changed, if linear momentum of a particle is changed by 1.5%, then find percentage change in its kinetic energy. So kinetic energy में कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये अपने को पता करना है। कीजिए, ट्राई कीजिए। आपने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा था, अब उसका यूज होने वाला है। आप देखोगे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो स्मॉल चेंजेस हैं, 1 to 3%, यानी 100 में से 1.5 चेंज हो रहा है, दैट मीन्स स्मॉल चेंजेस हैं। ये एरर के प्रोपोर्शनल होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि सिंस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो p²/2m है। आपको याद होगा हम लोगों ने एरर कैलकुलेशन, एरर का प्रोपोगेशन कैलकुलेशन किया हुआ था, बस एग्जैक्टली वही है। स्मॉल चेंजेस होंगे एरर के इक्विवेलेंट 1 to 3 4% टाइप्स के, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें दोनों तरफ ln ले सकते हो, तो ये ln के e हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ln p हो जाएगा, माइनस ln 2m हो जाएगा। फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, यू रिमेम्बर ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon समथिंग लाइक, सो उस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर उसको आप यूज करोगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय लीनियर मोमेंटम। मास कांस्टेंट है, कैसे पता चला, बिकॉज ये बोलता है कि पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो उसका मास रहा होगा, मास रहा होगा तो कांस्टेंट रहा होगा, तो ये जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये कब, जब डेल्टा परसेंटेज चेंज स्मॉल होगा, स्मॉल चेंजेस पे यूज करेंगे, लार्ज चेंजेस में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डी हम तभी अप्लाई कर, डी बहुत छोटा हो, चेंज बहुत छोटा हो, और यहाँ पर ये वर्क करेगा। अब देखोगे अगली लाइन में आपका आंसर है, क्या बोल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन दिस, दैट्स 1.5, सो आंसर कम्स आउट टू बी 3%। आप आंसर करोगे कि ये 3% आ जाएगा। फिर वो दूसरे तरह से इसको बोलेगा, ये स्मॉल चेंज नहीं देगा, लार्ज चेंज देगा, ऐसा बोलेगा कि 50% चेंज आ गया, 100% चेंज आ गया, तो फिर आप ये नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि ये स्मॉल परसेंटेज चेंज में वैलिड है। फिर आप फाइनल मोमेंटम निकालोगे, इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, इनिशियल निकालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी बिजनेस है, यूजुअल बिजनेस को करने वाले हो। सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर एरर एनालिसिस जो हम लोगों ने किया था ना, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे क्वेश्चन आता है, हम इजिली कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वो चैप्टर को रिवाइज करोगे तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वहां भी पिक किया होगा, और ये फॉर्मूला बता करके। अब आपको फॉर्मूला पता चल गया, तो आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सो स्मॉल के लिए इसको यूज करेंगे बिलीव में। अगर ये लार्ज होता है तो आप नहीं करेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा।
एक दो बार उसने पूछा कि 50% मोमेंटम चेंज हुआ है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो आप उसको 100% नहीं बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, दैट विल बिकम रॉन्ग। फिर डिफरेंस ज्यादा आएगा। आपको पता है कि जितना ये नंबर छोटा होता है उतना ही एक्यूरेट आता है, और नंबर बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड देन रिलेट देम, देन वी विल सिंपलीफाई इट। ओके, हो गया। सो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, आप ट्राई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से ही है। देखो क्या होगा कि पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। सपोज करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसी का एग्जांपल भी देंगे, एग्जाम में आ चुका है ये। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट, रॉड है या स्प्रिंग है या कुछ और ऐसा है जो जिसकी अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। ये मीडियम पार्टिकल्स हैं। सो ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और आपसे बोलता है कि इनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। लेट्स से कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो अगर इसकी वेलोसिटी, लेट्स से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स पर डिपेंड करता है, जहां पर एक्स हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, एक्स हमारा 0 है और यहाँ से किसी डिस्टेंस पे जाएंगे तो वहां की वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, और इसका टोटल मास आपको दिया गया एम है, टोटल लेंथ वगैरह भी दे देगा एल है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं हिंट दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। आपसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते mv²/2। क्यों? क्योंकि इसके हर एक मास की वेलोसिटी अलग अलग है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं और उस छोटे से पार्टिकल के मास को डीएम पकड़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे छोटी सी काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यह आएगी हाफ द मास विच इज डीएम और उस मास की वेलोसिटी। तो जहां पर हमने ये डीएम लिया हुआ है, इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी है उसको पता करेंगे, और वो भी एक्स का फंक्शन आएगी। फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डीएम इंटू वी स्क्वायर। अब आपको v निकालना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ x, dm को लिखना पड़ेगा। dm को कैसा लिख सकते हैं, dm को लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ विच वी आर राइटिंग दिस मास। सो m मास की लेंथ l है या फिर l लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा m बाई l। तो dx लेंथ, इसको हम dx बोलेंगे, ये जो लेंथ हमने चूज की है वो dx है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। थोड़ा सा भारी गिर रहा होगा, बट अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया तो वो ये होमवर्क टफ है, जस्ट ट्राई करेंगे, हो जाता तो अच्छी बात है, वरना मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये था कि अगर अपने पास एक स्प्रिंग है, ये मेंस में आया था 2-3 years बैक, उसने बोला कि स्प्रिंग का मास अपने को पता है एम है, और इसके इस पॉइंट को आप वी नॉट वेलोसिटी से चला रहे हो और ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करनी थी। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, किस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपको दिखाया गया। उसने ऑप्शन दिए थे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, 1/3, 1/6, 2/3 और समथिंग लाइक दैट। अपने को राइट ऑप्शन कैच करना था। सो हाँ, इसके बाद रख दोगे, वेलोसिटी रख दोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे मास को, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एल तक एक्स के टर्म में इंटीग्रेशन करना है। ये नई टेक्निक भी है जिसको आप कोशिश करेंगे कर पाते अच्छी बात है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। चलेगा। सो ये आप ट्राई करें, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल केस का भी हम लोग लर्न कर लेंगे। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जीज को लर्न करेंगे, ग्रेविटेशन की, स्प्रिंग की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, हर कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी भी ओवर हो जाएगा, पावर भी इसके बाद बता देंगे। से कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर भी। मॉड्यूल का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है, यू ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम देयर। ओके, एनी क्विक क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क, otherwise it's done for the day.
ओके, आपने ये एम्प्टी स्पेस की एनर्जी के बारे में कुछ बात बोला है। आ, देखो, ये जो एनर्जी होता है ना, केस वो एनर्जी, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि एनर्जी बहुत तरीके का होता है, और यहाँ पर अभी जो हमारा फोकस है वो केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी पर है। और स्पेस के पास जो एनर्जी होती है, या फिर सोलर की एनर्जी होती है, या फिर थर्मल थर्मल एनर्जी होती है, या फिर बैटरी की एनर्जी होती है, उन सब की एनर्जी को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। और उनके लिए ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है, उनके लिए अपने कॉन्सेप्ट्स आएंगे थोड़े से डिफर करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा कॉन्सेप्ट है। जो एम्प्टी स्पेस है वो तो काफी मॉडर्न, क्या क्या चलता है उसके लिए बहुत सारे और भी इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। सो अभी तक हम लोग केवल ये लिमिटेड है कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होगी तो काइनेटिक और पोटेंशियल के टर्म में होगी, तो उसको कैसे समझेंगे। और वो जो फोटॉन्स और कॉस्मिक और जो सब फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे की स्टोरी है, उसको हम लोग मॉडर्न में डिस्कस कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। बाकी आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, चलेगा। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन।